I want to address Israel's strikes on military targets in Iran. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. 7 अक्टूबर 2023 एक भयानक कहानी की शुरुआत हमास के लड़ाकों ने की। एक दिन में 1200 इजरायली नागरिकों को मार दिया गया, 240 लोगों को बंधक बना लिया गया। उसके बाद से 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन ये तो प्यादे थे, अब बारी उसकी जिसने इस पूरी बाजी को बिछाने का काम किया। हम बात कर रहे हैं ईरान की, उस ईरान की जिसके ऊपर अब इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। 26 तारीख की सुबह ठीक 2 बजे ईरान पर इजराइल की तरफ से रॉकेटों की बौछार की गई। नमस्ते, स्टोरी स्नाइपर के इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में उठी इस तूफानी लहर का असर क्या होने वाला है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम सवालों को आगे बढ़ाएं, कुछ रिएक्शंस को समझ लेते हैं। इजराइल ने कहा कि यह हमला नहीं, बस एक संदेश है। अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान ने एक बार फिर से हमला किया तो हम तैयार रहेंगे और ईरान को इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए। पुतिन कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट फुल स्केल वॉर की कगार पर खड़ा है। हमास की तरफ से कहा गया है कि हम बंधकों को छोड़ देंगे बशर्ते कि इजराइल की सेना गाजा को खाली करे। इजराइल कह रहा है कि दुनिया के किसी भी दूसरे संप्रभु राष्ट्र की तरह इजराइल के पास भी जवाब देने का पूरा अधिकार है और ये उसका कर्तव्य भी है। ये जो सारा घटनाक्रम है उसमें अब ईरान के पक्ष को आप कैसे देखते हैं? जहां तक ईरान का प्रश्न है, ईरान एक व्यर्थ की लड़ाई में अपने आप को उलझा रहा है। और ऐसा नहीं कि ईरान सिर्फ ऐसा पहली बार कर रहा है, इसके पहले भी जो ईरान इराक की लड़ाई शुरू हुई थी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद ही ईरान में ईरान और इराक के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई थी। तो ऐसा है कि एक ऐसे देशों में जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं और थियोक्रेटिक किस्म के देश हैं, एक तो कि मुस्लिम मेजॉरिटी और ऊपर से थियोक्रेटिक, तो ये दोनों चीजें मिल जाती हैं और ऊपर से डेमोक्रेसी, ये 3 चीजें बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन पैदा करती हैं। जिन मुल्कों में ये 3 चीजें पाई जाती हैं वो मुल्क अपने लिए तो नासूर बनाते ही हैं, ये अपने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसके लिए भी खुद नासूर बनते हैं। और इतना ही नहीं, ये हमेशा ही दुनिया को एक तरह से डिस्टर्ब करके रखते हैं। आपको याद होगा कि सन 2003 के आसपास में, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉकर बुश। तो उन्होंने ये ईरान और लीबिया और इराक को एक तरह से 3 धुरी बताया था, एक ट्राइंगल बताया था, ट्राइंगल ऑफ 3 एक्सिस ऑफ इविल्स, यानी 3 बुराइयों के ये अक्ष थे या धुरी थे ये लोग। तो इस तरह से ईरान में, ईरान का जहां तक सवाल है कि एक तो कि इसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, ये एक तरह से भूखे नंगों से थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है। यूं कह सकते हैं कि जो सब्सिस्टेंस लेवल होता है, एक आदमी होता है भिखमंगा, दूसरा होता है कि कमा रहा है और हैंड टू माउथ खा रहा है। तो ईरान की वही वाली स्थिति है। इनके पास ना तो कोई इस तरह की वेपनरी है कि लंबे समय तक सस्टेन कर सकें, किसी महंगे लड़ाई को ये झेल सके। और जिस चाइना और रशिया के भरोसे ये लोग लड़ने का सोच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उस रशिया का क्या स्थिति हुआ था जब वो अमेरिका से खुद उलझा था। और वो यूएसएसआर के जमाने की मैं बात बता रहा हूं। और आज खुद 2 साल से 3 साल के करीब अब होने जा रहा है, ये यूक्रेन के साथ, यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश के साथ इतना बड़ा जायंट है रशिया,
और फिर भी कोई निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच जी पा रहा, जी तो समझिए कि वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर मामले में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला देश है इजराइल। उसके पास कृषि के सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बिजनेस का सबसे बेहतर आइडिया है उसके पास अकूत संपत्ति है, अकूत संसाधन है, उसके पास तमाम तरह के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखने वाले, चाहे वो हाउसिंग हो, डैम से रिलेटेड हो, सड़क कंस्ट्रक्शन हो, एग्रीकल्चर हो, तमाम तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी क्षेत्रों में वो एक लीडर है अपने आप में। उसके जी साथ ये क्या खाकर लड़ेंगे, हमें तो ये जी समझ में नहीं आता ईरान वाले। जी जी और फिर भी ये देखिए डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं जी इन्होंने। ये एक आपने पढ़ा होगा पौराणिक कथाओं में रक्त बीज के बारे में। जी जी रक्त बीज एक कोई बहुत ताकतवर नहीं राक्षस था, लेकिन उसको एक वरदान बस यही मिला हुआ था कि एक रक्त बीज मरेगा तो कई रक्त बीज उसके खून पैदा से होगा। पैदा होंगे। उसी तरह से अगर एक ईरान अगर वेस्ट एशिया में आज है, सॉरी वही मिडिल ईस्ट में जिसको कहते हैं लोग, जी जी हम लोग अपने दृष्टिकोण से, क्योंकि हम लोग पश्चिम खुद एशिया। पूरब में है, एक जी जी चीज मैं जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के लोग उसको वेस्ट एशिया कहते हैं और पश्चिम के लोग उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, जी जी है ना। जी तो इस वजह से तो इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मिडिल ईस्ट कहें या वेस्ट एशिया कहें, उसमें एक ईरान के होने की वजह से देखिए कितनी डिस्टरबेंस है। पूरा का पूरा यमन तबाह है। जी वहां का हूती ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 लाख लड़ाके हैं। जी यमन के पास 2 लाख लड़ाके हैं। ये दुनिया का इतना ताकतवर आतंकी संगठन है, वहां का हूती संगठन। जी ठीक है, यमन में जिसने कि आज वहां की सत्ता पे पिछले 7 वर्षों से कब्जा जमाए रखा हुआ है। जी और आज वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया को परेशान किए हुए है। और वो 2200 किलोमीटर दूरी तक वो मिसाइल चला करके इसराइल में मिसाइल से मार कर रहा है। जी दूसरा हिजबुल्ला है, तीसरा हमास है। ये तीन उन्होंने अपने रक्त बीज ने अपने रक्त से 3 और राक्षस पैदा कर रखे हैं, और इसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करके रखा हुआ है। और इनको ये नहीं पता है कि इनकी इतनी बड़ी आबादी है, इस आबादी का क्या होगा। मैं जी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जिन देशों में वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, और जहां पर वहां पर जिन देशों में डिक्टेटरशिप है अरब वर्ल्ड में, चाहे आप इजिप्ट की बात ले लें, चाहे सऊदी अरेबिया के ले लें, यूएई की ले लें, या कतर की, उन सभी देशों में देखिए हालात बहुत नियंत्रण में है, व्यापार फल फूल रहा है, जी और वहां पर एक तरह से प्रशासनिक शांति बरकरार है। जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो अपने पजामे के अंदर रहती, अपने नाड़े से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती, जी जबकि ये लोग अपने मने सीमा को बार बार लांघने की कोशिश करते हैं। वो देश जहां पर कि इस्लाम भी है और डेमोक्रेसी भी है जी और मुस्लिम मेजोरिटी भी है इनका। जी तो इसी वजह से देखिए कि ये सब के सब जो देश हैं परेशान है पूरा का पूरा। और इन सबको परेशान किया हुआ अगर कोई एक देश है तो वो है ईरान। ईरान बिल्कुल एक नाहक, एक व्यर्थ की लड़ाई में अपने आप को एंटेंगल कर रहा है। ना तो किसी तरह का सीमा विवाद है इजराइल के साथ, और ना ही इजराइल के इस अधिकार पर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि इजरायली वहां पर क्यों बसे हुए या एक देश बनाकर रह रहे हैं। मामला यह है कि दुनिया में बहुत सारी जाति के लोग एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह आए। बाबर तो एक जमाने में फरगना से, जिसको कि आज हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहां से लूट पीट कर अफगानिस्तान आया, वहां से भारत आया और यहाँ आकर के वो बसा। तो जी आज हम क्या, बाबर जितनी संतानें हैं उनको हम मारकर भगाते, उनके अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करें, उनके अस्तित्व को मिटाने की बात हम करें, ये क्या जायज होगा। हमने तो आज भारत का उदाहरण ले लीजिए कि धर्म के नाम पर एक समुदाय ने भारत को बांट करके और अपने आप को कहा कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं चाहते कि भारत की आजादी के बाद हिंदू बहुसंख्यकों का तानाशाही हो मुसलमानों के ऊपर। तो इसके लिए पाकिस्तान बन गया और जी वो वहां पर चले गए। और बावजूद इसके बहुत बड़ी आबादी, पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी आबादी मुसलमानों की भारत में रहती है। तो हम जी अगर कहना शुरू कर दें कि किस अधिकार से यहाँ पर ये रहते हैं, भारत के मुसलमानों को एक साफ संदेश होना चाहिए कि भारत के मुसलमानों में मेजॉरिटी, जो लोग राजनीति को समझते हैं, सब के सब इजराइल के वहां होने के अधिकार पर उसके ऊपर प्रश्न लगाते हैं और इजराइल के अस्तित्व को समाप्त होने की कल्पना और सपना देखते हैं ये। और ईरान से इनको बहुत बड़ा सपना देखने को मिलता है। लेकिन क्या कभी भारत के लोगों ने इस बात पर प्रश्न उठाया
कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी यहाँ पर ये लोग क्यों रह रहे हैं। बावजूद इसके उसी तरह से इसराइल का वहां पर अस्तित्व है। इसराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए चाहे भारत के लोग हों या फिर आपको ये ईरान के लोग हों, ये जी तमाम देश आज ये टूटे पड़े हुए हैं कि हम उसके अस्तित्व को मिटा दें। जी लेकिन ये अपने आप में सरासर अनधिकार ये काम कर रहा है ईरान, और ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। अब ये है कि वहां की सरकार इसकी बलि चढ़ती है इस गलत पॉलिसी की, या इसका खामियाजा एक कोलेटरल डैमेज के तौर पे जनता को भी भुगतना पड़ता है। ये आने वाले वक्त में एक देखने वाली बात होगी और बड़ा ही रोचक होगा। लेकिन इससे इतना जान लीजिए कि विश्व का जो सामरिक संतुलन है, इस जी स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो बना हुआ है, उसको बहुत ज्यादा बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। हमारे एक दर्शक हैं राजेंद्र जी। वो कहते हैं कि इस बात से सहमत हूं कि आज ईरान को व्यवहारिक होना चाहिए और धार्मिक ढांचे से बाहर आकर लोकतांत्रिक नैतिकता को महत्व देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इजराइल या यूएसए धार्मिक आधार पर प्रभावित नहीं होते? ये सवाल राजेंद्र जी पूछ रहे हैं। इसराइल का जहां तक प्रश्न है तो वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है। जी जी अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी तमाम खामियों के बावजूद उसने मानवीय स्वतंत्रता के जो मूल्य हैं जी उसको अपने देश में, देखिए मैं बात कर रहा हूं कि विश्व स्तर पे उसने क्या काम किया। उसने विश्व राजनीति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित जरूर किया है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जी यानी एक निजी स्वतंत्रता, आपकी बोलने की जो आजादी है, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड लेट मी अलाउ मी टू शेयर this information with all our viewers, audience, that the United States of America has been the first modern country in the world which brought the Charter of Rights. जी Okay, तो बिल ऑफ राइट्स जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू हमारा जो ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे सिटीजन्स का, तो जी ऐसी चीजों को लेकर के तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ सेक्युलर और निजी स्वतंत्रता, मानवीय स्वतंत्रता, व्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, इन सभी चीजों को बढ़ावा दिया है। जी तो अमेरिका भीतर से एक बिल्कुल ही अलग तेवर का देश है, लेकिन बाहर से चूंकि अमेरिका को अपने संसाधनों को, अपने लोगों के जीवन स्तर को, अपने यहाँ के स्टैंडर्ड को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और इसके लिए उसको अपने बिजनेस को दिन रात एक्सपेंड करने पर सोचना पड़ता है, जिसके लिए वो सही और गलत कई तरीकों का सहारा लेता है। लेकिन अब दूसरी बात ये आती है कि आपने पूछा कि क्या इसराइल में, अगर मैं सही समझ रहा हूं कि इसराइल का जो एक धार्मिक नजरिया या धार्मिक पक्ष है जी उसके बारे में आपने जानना चाहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसराइल में भारी संख्या में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, people of Muslim community, they visit over there and they learn various kind of technological things, जैसे AI के बारे में वो जानकारी, मेडिसिन के बारे में रिसर्च जो होता है। भारी तादाद में दुनिया भर के मुसलमान वहां जाते हैं, सीखते हैं। उनके यहाँ मुसलमानों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है, अगर उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी तरह का थ्रेट उनको दिखाई नहीं देता। तो आज के जमाने में इसराइल का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, या उनका जो सबसे बड़ा धर्म हो गया है, वह है उनका ये नेशनल सिक्योरिटी। जी इसराइल के नारों में आप कहीं पर भी आप ये जैसे उनके परम गुरु रहे हैं, जैसे हजरत मूसा, आपने जी कभी किसी इसराइली के मुंह से या कभी इसराइली स्टेटमेंट में कि इंसा मूसा, आपने ऐसा कभी सुना है? हाँ, जी आपने या कभी ईश्वर या थियोक्रेटिक कोई नारा या स्लोगन उनकी तरफ से आपने नहीं सुना होगा। तो जी देयर प्राइमरी कंसर्न हैज बीन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व their people, their culture, the kind of culture they have developed in the Arabian world. जो अरब के छोटे से हिस्से में जो कुछ भी उन्होंने अपने लिए कायम किया है, उसे संरक्षित करना, बचाए रखना, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी अपने प्रति है। और धर्म को लेकर के वो बड़ा ही मिजाज में, इसराइल एक बड़ा ही धर्मनिरपेक्ष देश है और बड़े खुशहाल किस्म के लोग होते हैं इसराइली लोग।
और इन्होंने दुनिया को काफी कुछ दिया है तकनीक के मामले में, और दुनिया को काफी कुछ इन्होंने सिखाया है विश्व व्यापार में, विश्व टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं। और दुनिया का एक अमीर देश है, दुनिया का जी काफी जी साधन संपन्न देश है इजराइल। लेकिन जहां तक हम ईरान की बात करें तो ईरान एक पूरी तरह से थियोक्रेटिक स्टेट है, और इनके धर्म में इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके जो इनके ईश्वर हैं या फिर जो इनके प्रोफेट हैं, घूम फिर करके इसी के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है, ना तो अपने लोगों के लिए और ना ही इस विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी और कैसे ये दुनिया आगे बढ़ेगी, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटेगी, इसका कोई एजेंडा नहीं है। जबकि इजराइल इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जी जी उसी क्या कहते हैं कि बालू में, रेत में वो बहुत उन्नत किस्म की खेती कर रहा है। जी जी और ईरान प्राकृतिक संसाधन के तौर पे उसको मिल गया है पेट्रोलियम, और उसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके, दोहन करके, और वो अपने देश को चला रहा है। जी लेकिन कोई नई चीज निकाल कर और दुनिया को नहीं दे रहा, और तमाम चीजों के बारे में फतवे दिया करता है, तमाम चीजों को वो शैतानी बताया करता है। मोबाइल फोन को इजराइल में शैतानी कहा जाता है, खासतौर पे जो वहां के इस्लामिक स्टैब्लिशमेंट है उसके द्वारा। तो आप ऐसे समाज को ईरान क्या में कहेंगे? ईरान हाँ, में जी जी ईरान जी में, सॉरी। जी तो जी ईरान में वो तकनीक को पसंद नहीं करते, वही लबादा, वही सिर पर पगड़ी। और देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति हो गई है कि हाल में मैंने एक बीबीसी का रिपोर्ट देखा था, और एक और टीवी चैनल का, उन सभी चैनल में, अल जजीरा में भी अक्सर इस तरह की खबरें कभी कभी दबे छिपे आ जाती हैं कि वहां पर जो मौलाना सड़कों पे घूम रहे होते हैं, वहां के नौजवान उनकी टर्बन और पगड़ियां खींच कर भाग जाते हैं, उनको चिढ़ाया जाता है। आज वहां पर ईरान का जो यूथ है, ईरान का नवयुवक है, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। और इस बात को नेतन्याहू बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जी जी अभी कल जो हमला हुआ है, इस हमले में वहां पर रिहायशी इलाकों पर कोई हमला नहीं हुआ है। जी कल जी जी जो एयरफोर्स का हमला हुआ है M35 के द्वारा, जो जी कि ईरान के पास तो ये तकनीक ही नहीं है कि इस बात का सेंस कर ले, पता लगा ले कि उनके ऊपर एयरफोर्स का हमला होने जा रहा है। जी देखिए, ईरान के पास इसी तरह से जो विश्व की जो धुरियां हैं, उनमें से एक धुरी है नॉर्थ कोरिया। तो जी नॉर्थ कोरिया और दूसरे अपने कुछ देशों, मुल्कों के सहयोग से इसने कुछ तकनीकी हासिल कर ली, और बैलिस्टिक मिसाइल से इन्होंने कुछ बना लिए हैं। और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये लोग बांट रहे हैं। कभी हूती संगठन को बांट देते हैं, कभी हिजबुल्लाह को और हमास को ये देते रहते हैं। और वहीं से कि आप बटन दबाइए और जाकर के इजराइल में कुछ मिसाइल्स गिरा दीजिए, कुछ ड्रोन्स गिरा दीजिए। अरे भाई, ये तो कोई भी कर सकता है कि यहाँ का ईंट, वहां का रोड़ा किसी के छत पर जाके फेंका, और जी जी ठीक है। तो जी आप जी ये तो कोई भी कर सकता है। अरे जी अगर आपके पास हिम्मत है तो जाइए इजराइल के एयर स्पेस का वायलेशन करके दिखाइए। जी और है अगर हिम्मत तो उनके एयर स्पेस में जाके और वहां से लौट करके आकर के अगर है हिम्मत तो दिखाइए। और जी जी आज अगर इजराइल ये सब नहीं कर रहा है तो इसके लिए विश्व शांति को लेकर कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर एक जिम्मेवारी का भाव दिखाई देता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख रहे हैं इजरायली स्टैब्लिशमेंट के अंदर, कि वो किसी तरह से पेशेंस बनाए हुए है। क्योंकि जी कहा गया है कि जिसके पास ताकत होती है उसको कोई भी क्षमा कर सकता है, सामर्थ्यवान लोगों को हर तरह की गलतियां करने का अधिकार होता है। जी लेकिन जी इजराइल फिर भी इतनी सामर्थ्यता के बाद भी वो बार बार सबूत देता रहा है। इजराइल वो पहला देश था जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता हो गया था, यानी एटॉमिक मामले में, कि उसमें अमेरिका मदद करेगा उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने में। अमेरिका ईरान की मदद करेगा और ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करने का जो अपना प्लान है, प्रोग्राम है, उसको बंद कर देगा। तो जी इसराइल ने बहुत परिश्रम करके अपने लोगों को लगा करके ये पता कराया और उसके पूरे डॉक्यूमेंट जुटाए कि किस तरीके से अमेरिका को और पूरी दुनिया को मूर्ख बना करके और ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। जी और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि इन्होंने अपने एटम बम्स भी तैयार कर लिए हैं, अपने एटॉमिक वेपनरी ईरान ने तैयार कर लिया है।
जी। और अगर उसने एटॉमिक वेपनरी तैयार कर ली है तो किसके लिए? आखिर उसके पड़ोस के किन मुल्कों से उसका झगड़ा है? हाँ। ईरान का झगड़ा क्या पाकिस्तान जो इस्लामिक देश है, या फिर अफगानिस्तान? पहले तो उसके अगल बगल ऐसे लूटे पीटे देश हैं जो अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। जी। वहां एक रिजिम चेंज होता है तो लाखों की तादाद में लोग प्लेन का डायना पकड़कर और उससे लटकते हुए वहां से भागते हैं, हवा से गिर के मरते हैं, है ना? जी। जी। रास्ते में उनकी सलवारें जो पहनकर वो आते हैं वो खुल जाया करता है ऊपर जी। से गिरते वक्त। जी। जी। ठीक है। और भारत जैसे देश में इनको शरण मिलता है, तो ईरान क्या खाकर लड़ेगा और किसके खिलाफ लड़ेगा, ये समझना बड़ा ही अपने आप में मुश्किल है। और जो ये अकड़ दिखाता है यहाँ का जो नेता अयतुल्ला खुमैनी, तो इस व्यक्ति को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि अगर वेस्ट एशिया में फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हुआ तो इसके जो विंग्स हैं, जैसे हूती यमन में, या जी। फिर ये हमास, हिजबुल्लाह। हमास और हिजबुल्ला, ये इसके किसी तरह से काम नहीं आ पाएंगे। आपने कभी जानने की कोशिश की होगी, आप जानते भी होंगे कि आज यमन की क्या दुर्दशा हो गई है। वहां जी। के छोटे छोटे मासूम बच्चे ये समंदर का पानी पीकर और तपते रेत में दिन के समय और ठंड, भयंकर ठंड रात के समय झेलने को मजबूर हैं। उनके माओ के सीने में दूध नहीं है कि वो अपने बच्चों को पिला सके, जी। इतना ज्यादा कुपोषण है। लेकिन आज उसी हूती संगठन के पास दुनिया के बेस्ट किस्म के मिसाइल्स, ड्रोन्स और ये तमाम चीजें हैं उनके पास उपलब्ध। अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छे मैन्युफैक्चरिंग हब्स नहीं है यमन में। जी। और वहां की राजधानी सना जो शहर है, आज वो पूरी तरह से तबाह हो चुका शहर बन चुका है। जी। और इन्होंने पंगा लिया, और ये सब का सब किया धरा है ईरान का। आज के समान समय में ईरान में जो रिजीम आज वहां काम कर रहा है, जिसके पास की अकूत शक्ति है, कहने के लिए एक आई वॉश के लिए अपने आप को दुनिया में, आपने शायद ही ऐसी कहीं कोई व्यवस्था देखी होगी। मैं तो शायद आप कहेंगे कि मैं विषयांतर हो रहा हूं। मैंने दुनिया के दो ही संगठनों में इस तरह का सिस्टम देखा है जो आम आदमी की समझ के परे का मामला है। जी। एक हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। जी। 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 एक उसके संगठन को देखिए कि उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा ताकतवर एक गैंग होता है उसके भीतर का। उसका नाम है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जी। जी। और वो जब चाहता है तब एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, जो कि पूरे देश भर से चुने हुए कांग्रेस के स्टेट कांग्रेस कमेटी के लोगों को प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जिसे हम कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से आमतौर पर जानते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर होता है सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और इसने कभी सुभाष चंद्र बोस को तो कभी सीताराम केसरी को पद से हटाया। तो एक जी। ये संगठन है भारत में, है कि एक वहां का राष्ट्रपति होता है, एक वहां की सेना होती है, एक जी। वहां की पुलिस होती है, जी। और इसके अलावा एक इस्लामिक गार्ड्स की सेना अलग होती है। जी। और उसका अपना खुफिया तंत्र बिल्कुल अलग है, जी। उसकी पुलिस बिल्कुल अलग है, और उसका एक अलग राष्ट्रपति होता है, या यूं कहें कि सर्वे सर्वा होता है, जो पूरे ईरानी सिस्टम का सर्वे सर्वा होता है, वो है अयतुल्ला। जी। ये कौन सा दुनिया का सिस्टम है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि 4 लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। कि दुनिया में रिपब्लिक की परिभाषा ही है कि ऐसा देश जहां का राष्ट्र प्रमुख जी। इलेक्टेड हो। जी। अब ईरान में तो इलेक्टेड राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति ही एग्जीक्यूटिव का हेड भी वहां पर होता है ऑफिशियली। जी। लेकिन वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है, जिसको स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा प्राप्त है, वो तो आयतुल्ला है वहां का। जी। हम तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि ईरान अपने आप में एक बड़ा ही विसंगतियों से भरा हुआ, एक कई तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों का आपस में घाल मेल होने के बाद आज का वर्तमान ईरानियन सिस्टम आज ये बनाया गया है। और जी। अपने आप में किसी भी तरीके से ना तो ईरान की जनता के लिए ये फायदे का चीज सौदा है इनका अस्तित्व में बना रहना, ना ही क्षेत्रीय शांति के लिए, और ना ही विश्व शांति के लिए। क्योंकि मुझे ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किसी भी समय ईरान की वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। जी। वेस्ट एशिया कहें या मिडिल ईस्ट कहें, उस पूरे इलाके में। और एक नए सिरे से वहां पर पोलराइजेशन शुरू होगा, और इस पोलराइजेशन में इस्लाम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस फैक्टर की वजह से मुझे लगता है
कि देशों के अंदर भी कई तरह के अंतर विरोध पैदा हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत में मरता है वहां पर, क्या कहते हैं कि मुसाद का कोई अगर बंदा मरता है, सॉरी, अगर कोई हिजबुल्ला का बंदा मरता है या फिर आपको हमास का कोई बंदा मरता है, तो भारत में प्रदर्शन होते हैं। जी जी महबूबा यहाँ पर चुनाव प्रचार कर नहीं करती, जी लोकतंत्र के पावन पर्व का वो बड़ा इंतजार करती हैं। ऐसे तो ये लोग लोकतंत्र की बात बहुत करेंगे, लेकिन जी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अगर मारा जाता है तो फिर उसके नाम पर ये मौर्न करेंगे, ये जी शोक मनाएंगे। जी इस जी तरह के लोकतंत्र को पता नहीं किस तरह के, लेकिन हाँ, लोकतंत्र की तमाम अपेक्षाएं इनको होंगी किनसे, तो केंद्र की सरकार से होंगी, जी है ना। तो हमारे देश में भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो ईरान के पक्ष में ताली बजाने को तैयार हैं। और वही लोग से अगर आप पूछें, ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि जो व्यक्ति आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे अगर आप पूछिए कि शियाओं के बारे में आपकी क्या राय है, जी तब आपको सुनने को मिलेगा कि हम तो इनको मुसलमान ही नहीं मानते। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल चूंकि चूंकि लेकिन चूंकि वो हाँ एक मुसलमानों का एक घोषित दुश्मन एक तरह से बन चुका है इजराइल, उसके खिलाफ अगर वो मोर्चा खुले हुए हैं, तो भारत के मुसलमानों का तो फिर वो सबसे बड़ा हीरो वही। जी ऐसे वो बिल्कुल कहेंगे हम तो इसी जमीन में पैदा हुए हैं और यहीं की मिट्टी में दफन होंगे, जी लेकिन भारत के हितों के लिए काम नहीं करेंगे। जी जी मेरी तो अक्सर ऐसे लोगों से बातचीत होती रहती है। मैं अगर अगर ईरान की बात हुई है, तो समस्या सिर्फ ईरान का की वजह से सेंट्रल एशिया में ही नहीं है, आपके भारत में बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। ईरान को लेकर के इतना ज्यादा सेंटिमेंट तेज है हमारे भारत में, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अगर लोगों से पूछें आरएसएस के बारे में, हमारे देश के जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, या सत्ता विरोधी जो लोग हैं, वर्तमान में जो सत्तारूढ़ में जो सिस्टम है या जो तंत्र शासन कर रहा है, जो लोग इसके विरोधी हैं, तो वे लोग सत्ता के समर्थकों को ये लोग गोदी मीडिया और पता नहीं क्या कुछ कहना पसंद करते हैं, जी जी लेकिन खुद इनकी अपनी टेंडेंसी है कि इनका सबसे ज्यादा रुझान अगर आप देखिए, तो इनका रुझान होता है हमास के प्रति, इनका रुझान जो हिजबुल्लाह के प्रति होगा, जबकि इनको पूरी तरह से उसका इतिहास तक नहीं पता है, और जी उनका भारत से क्या तात्पर्य होना चाहिए इसका कोई अता पता नहीं। जी अच्छा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो क्या आप ये बता सकते हैं कि दोनों देशों की सेनाएं कहाँ ठहरती हैं? मैं इजराइल और ईरान की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास तो इसका डेटा ही उपलब्ध है, और डेटा देख करके ये हम नहीं बता सकते, या जी ये कहना बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हम आंकड़े जो रखेंगे वो तो संख्या बल के आधार पर होगा। जी जी लेकिन कोई भी लड़ाई संख्या के आधार पर नहीं जीती जाती, आपकी योग्यता और आपकी क्वालिटी के दम पर जीती जाती है। बावजूद इसके हम अपने दर्शकों को बता दें कि जहां तक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का सवाल है, जी देखिए, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है वो ऑटोमेटिक तोप को कहते हैं, यानी जी जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है कि एक बार आप उसे सक्रिय कर दें, तो आपकी इच्छा के मुताबिक वो तब तक गोले दागता रहेगा जब तक आप चाहते हैं। जी इस मामले में 650 आर्टिलरी, इस तरह के ऑटोमेटिक आर्टिलरी इजराइल के पास है, जबकि ईरान के पास 580 है, यानी कोई बहुत बड़ा फर्क दोनों में नहीं है। उसी तरह से हम सब मरीन्स की बात करें, तो इजराइल के पास 5 है, जबकि ईरान के पास 19 है। जी और मिलिट्री गाड़ियों की अगर हम बात करें, तो 43,407 गाड़ियां हैं, मिलिट्री व्हीकल्स इसराइल के पास, और 65,765 मिलिट्री व्हीकल्स हैं ईरान के पास। जी जी उसी तरह से 1,370 टैंक हैं आपके इसराइल के पास, और 1996 1996 टैंक्स हैं इनके पास, ये ईरान के पास। जी लेकिन इनमें सबसे जो बड़ा गेम चेंजर है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें से इजराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये ईरान के पास 186 है। जी हालांकि इसमें भी संख्या बल के मामले में कोई बहुत बड़ा तो अंतर नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की, तो इनके पास है तकरीबन 20 के करीब, इसराइल ईरान के पास 20 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, और इसराइल के पास 23 है।
जी साथ ही साथ आपको ये अटैक चॉपर है इजराइल के पास 48 और ईरान के पास 13। तो जी इन सभी चीजों को हम देख करके एक बात तो स्पष्ट है कि जहां तक एयर स्ट्राइक का मामला है, तो एयर स्ट्राइक के मामले में थोड़ा सा संख्या बल के मामले में इजराइल आगे दिखाई देता है ईरान से। जी लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि अगर हम गुणात्मकता की बात करें, अगर हम क्वालिटी की बात करें, तो इस मामले में तो इजराइल का सानी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी नहीं होंगी, क्योंकि उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हैं और काम करते हैं। जी उनमें ऐसे उन पर पेंट लगे हुए हैं, उनके अंदर इस तरह के गुण हैं कि आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब भी उनके एयरफोर्स का हमला किसी देश पर होगा तो उस देश को पता ही नहीं चलेगा। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जी ये वर्षों पुरानी बात है। आपको याद होगा कि 1967 में जो 3 डे वॉर हुआ था, 6 डे वॉर शायद कहते हैं जी उसे, जी 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 जो 6 डे वॉर हुआ था इजिप्ट और इसराइल के बीच, इस 6 डे वॉर में भी उस जमाने में समंदर के सतह से बस थोड़ा सा ऊंचे उड़ते हुए इन लोगों ने जब इजिप्ट पर हमला किया, उस समय इजिप्ट तैयारी कर रहा था कि वो फिलिस्तीनियों के हक के लिए एक लास्ट असॉल्ट शुरू करेगा इसराइल के खिलाफ और इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। जी अभी वो तैयारी इजिप्ट में चल ही रही थी और उसी वक्त होता यह है कि इसराइल के द्वारा समंदर के सतह से बहुत थोड़ा सा ऊपर उठते हुए उनका एयरफोर्स हमला करता है और उनके पूरे एयरफोर्स को, यानी इजिप्ट के पूरे एयरफोर्स को तबाह कर देता है। और साथ ही साथ उनका जो डिफेंस सिस्टम है, मिलिट्री और सारे के सारे विंग्स को तहस नहस कर दिया जाता दो दिन के अंदर में ही। और इसके बाद दुनिया के बाकी अरब वर्ल्ड के लोग देश भी उसके ऊपर जब लड़ने आते हैं तो उन सबको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इस लड़ाई में न सिर्फ इसराइल जीतता है बल्कि वो अपनी सीमा का और ज्यादा विस्तार कर लेता है और ज्यादा भूभाग प्राप्त कर लेता है। जी तो जी कहने का मतलब ये है कि इसराइल भले ही देखने में छोटा है, लेकिन है भीतर का बहुत ही बड़ा जायंट, बहुत जी ही या यूं कहें कि देखने में भले छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा जायंट किलर, जी यानी बड़े बड़े राक्षसों को पटकनी दे सकता है। जी और आज के दौर में तो अब वैसा राक्षस मैं नहीं समझता हूं कि उस तरह की स्थिति ईरान की है। और ईरान कुछ ऐसे देशों के हाथों में जरूर खेल रहा है जो दुनिया में गैर जिम्मेवाराना अपनी नीतियों के लिए कुख्यात हैं, जैसे जी नॉर्थ कोरिया हो गया, और किसी हद तक हम चाइना का भी नाम ले सकते हैं। चीन भी इस मामले में कई तरह के गैर जिम्मेवाराना कदम उठाता रहता है। तो आने वाले वक्त में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ईरान की स्थिति अब वैसी नहीं रहेगी। भले इसमें 1 वर्ष लगे, 6 महीना लगे या चंद वर्ष लगे, लेकिन अगले 5 साल के अंदर में ईरान में अब वो स्थिति नहीं रहेगी जैसी आज हमें दिखाई दे रही है। ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बिकॉज द चेंजेस आर बीइंग सॉर्ट ऑफ बाई बोथ from people of Iran themselves and Israel itself, क्योंकि जी इसराइल के खिलाफ हर संभव हथियार का प्रयोग कर रहा है ईरान। और ऐसा करके वो अपने गैर जिम्मेवाराना हथकंडों को जिस तरह से अपना रहा है, जिस किसी भी दिन इसराइल ने अगर ऑल आउट वॉर की बात सोच ली और निर्णय ले लिया, जी फिर उस दिन ईरान को बचाने वाली दुनिया में कोई शक्ति नहीं। जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जल्द एक नए एपिसोड के लिए हम आपसे फिर संपर्क करेंगे और दोबारा अपने दर्शकों के साथ एक नई कहानी लाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।